साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो कि जोधपुर दोबारा जो है जोधपुर जेल मंदिर पहुंच गए। वहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली कि कोई सुविधा नहीं उन्हें मिला, समस्या बहुत रही। तो उस चीज़ को बहुत सारे ऐसे साधकों के द्वारा वीडियो मैसेज सब आए, तो उस चीज़ को लेके मेरे मन में भी बड़ा प्रश्न रहा कि भाई जो जोधपुर जेल में जा रहा है अंदर या जो इसको जानकारी वो सच्चाई बताए। तो उसको लेकर के मैंने लोगों के जो सवाल थे, लोगों के सवाल नहीं थे, बहुत अधिक नाराज़गी थी आश्रम के प्रति, आश्रम मैनेजमेंट के प्रति नाराज़गी थी। वो भी इसलिए क्योंकि और जो ग्रुप हैं या फिर जो टीम है उनके काफ़ी सारी वीडियो जो वो अपनी सही स्थिति बता रहे थे कि बापूजी को ऐसा हुआ, जो भी कारण है, लोगों को उसको सुन के लोग बहुत अधिक व्यथित और उग्र भी थे। तो उस चीज़ को लेके मैंने योगदान सेवा समिति का ग्रुप है उसमें मैंने वो पोस्ट को डाला और वहाँ पे लिखा कि भाई जो भी सच्चाई है इस खबर की उसकी त्वरित रूप में आश्रम द्वारा जवाब दिया जाए, ताकि लोग जो व्यथित हो रहे, परेशान हो रहे, उनको सच्चाई का पता चले। मेरा उद्देश्य था कि जो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से मैसेज चल रहे हैं या वीडियो अलग अलग जो भी बना रहे चैनल, तो उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन वो वीडियो देख के साधक जो उद्विग्न हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, गुस्से में हो रहे हैं और आश्रम और मैनेजमेंट के खिलाफ उनके अंदर जो गुस्सा है, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो मेरा पोस्ट वगैरह मैंने भेजा और लिखा भी। तो उसमें शाम तक मैंने दो चीज़ें देखी। एक तो जवाब आया आश्रम की मैनेजमेंट टीम की तरफ से कि बापू के उम्र तथा स्वास्थ्य अनुसार उचित व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके लिए 1 तारीख को सुनवाई होगी, 1 जून को। और उसके बाद में योगदान सेवा समिति को एडमिन ओनली कर दिया गया ताकि कोई उसमें मैसेज कोई डाल ना सके। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो भी ऐसा किया उसकी बुद्धि का दिवालियापन है। साधकों तक खबर फैल जाए और मैनेजमेंट को न पता चले तो मूर्खता है, ताकि मैनेजमेंट जिसको मैनेज करना है और मैनेजमेंट चल ही रहा साधकों की वजह से, तो साधक उग्र हों, बिखरे, नाराज हों, उससे पहले मैनेजमेंट और सब्जेक्ट संदेश को समय से पहले सुन के उसका उचित, कह रहे ना, उचित जो है जवाब या निराकरण कर दिया करे, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो खबर आई। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे था कि पहले पूरी सच्चाई पता तो चले कहाँ है। तो स्थिति देखिए शुरू कहाँ से हुई है कि 27 तारीख को सुबह, जैसे 26 तारीख को 26 मई को पता चला, ऐसे अचानक में जैसे खबर आई, क्योंकि उससे पहले तो कोर्ट में जो डेट लगी थी कि बापू की आगे तक के लिए डेट बढ़ा है, उस समय तक पूरी जानकारी नहीं थी किसी को। अचानक 26 को पता, ऐसे मतलब संदेश मिल गया कि 27 तारीख को सुबह। अच्छा, ये जो भी चीज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने काफ़ी जिम्मेदार लोगों से बात करने के बाद डाल रहा हूँ। बड़ी स्पष्ट कर दूँ, ना मैं जोधपुर जेल मंदिर जा पाया हूँ, ना मैं इस वक्त जोधपुर में हूँ, ठीक है, अपने घर पे हूँ, लेकिन बहुत जिम्मेदार लोग से बात करने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जहाँ तक मुझे भरोसा है, जिस सूत्र से, जिस व्यक्ति से मेरी ये जानकारी प्राप्त की है, गुरुदेव के प्रति उनकी अच्छी श्रद्धा है, लीगल के जानकार हैं, एडवोकेट हैं और बहुत व्यक्तिगत रूप से सेवा, समर्पित सेवा दे रहे हैं। उनकी जानकारी के अनुसार मैं जानकारी लेने और भी लोगों से जानकारी लेने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो यह जानकारी पे आधारित है, मेरी व्यक्तिगत परख नहीं है यहाँ पे। अब यह है कि 26 को जैसे पता चला कि 27 को सुबह बापू का जजमेंट आएगा और 27 को सुबह 8 बजे के करीब जजमेंट 27 मई को आ गया। उस समय परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू 28 तारीख को हरिद्वार में चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ हेतु वहाँ पे पहले भी गए थे, स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे थे। वहाँ भी जजमेंट का पता चला। उसके बाद में बापूजी हरिद्वार से जो है चले हैं और दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में आने के बाद में आए हैं, उसके बाद में थोड़ा स्वास्थ्य में उनको जैसा महसूस हुआ, उस चीज़ को 29 तारीख को सुबह 3 बजे एम्स हॉस्पिटल में वो अपने जांच के लिए, उपचार के लिए एम्स में गए हैं 29 तारीख को सुबह। और 29 तारीख को एम्स में सुबह गए हैं 3 बजे, और एम्स में जो भी डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव, औषधि जो भी दिया, उसके अनुसार
उन्होंने 29 तारीख को दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने पकड़ा और वो दिल्ली से जोधपुर पहुंच गए, क्योंकि कानून का पालन करने हेतु वहाँ पहुँचे। और उसके बाद में लगभग 29 तारीख को 4 बजे तक वो जोधपुर सेंट्रल जो स्थान है जेल पहुँचे। अब दो चीज़ें यहाँ पे आती, जैसे लोगों का था कि इतने ज़्यादा लोगों के बीच में रखा, उसके बारे में जो जानकारी मिली वो ये थी, क्योंकि इतना समय तक बापूजी इलाज उपचार है तो माननीय कोर्ट के जो है जो भी उनसे आज्ञा मिली थी उसके अनुसार ही बाहर थे। तो जहाँ पे जेल में मान लो 1000-1200 कैदी का स्थान है, वहाँ 1400 कैदी हैं, तो वो बैरक को खाली नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उस बैरक में और कैदियों को शिफ्ट किया गया। और दूसरी चीज़ कि कैदी को अचानक में, क्योंकि किस बैरक में किस कैदी को रखा गया है वो चीज़ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग बैरक बनाई गई हैं कैदियों के अलग अलग जो अपराध के अनुसार, बड़े अपराध के कैदी अलग हैं, खूंखार कैदी जैसे साधारण कैदी, ऐसे अलग अलग बैरक बनते हैं। तो जैसे अचानक में सारे कैदियों का बैरक अलॉट था और बापूजी का अचानक में जैसे ये जजमेंट आया और फिर उसके बाद में जजमेंट आने का और जो भी है बापू अचानक 27 को जैसे जजमेंट आ रहा है 28-29 पहुँच गए तुरंत, तो वो अचानक में ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप उस बैरक को जिसमें उसमें ऑलरेडी कैदी हैं इतने समय से, क्योंकि खाली था, तो सारे कैदियों को बाहर निकाल के कहीं बिठा दो, किसी दूसरे बैरक में डाल दो, नहीं कर सकते कानूनी रूप से, क्योंकि जो कैदी बैरक, वो बैरक किस तरह के कैदियों के लिए बनाया गया था। अब वो बैरक से जैसे कैदी ट्रांसफ़र हटेंगे उसके बाद में ही वो आगे का फिर स्थान उचित अनुसार होगा। अब उसमें क्या हुआ कि जब जैसे 29 को पहुँचे हैं, तो 29 को जब बापू पहुँचे तो बापू, क्योंकि एम्स में यहाँ जांच हुआ था, बापू का स्वास्थ्य सभी जानते हैं कि बहुत मतलब कोर्ट ने भी माना है चिंताजनक है। तो उस स्थिति में 29 तारीख रात को बापू जी को जो जेल में हॉस्पिटल है, छोटा डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल शायद गलत होगा, डिस्पेंसरी जो है, तो बापू जी को डिस्पेंसरी में, बापू जी डिस्पेंसरी में थे रात में। तो मुझे जो जानकारी मिली बता, क्योंकि कुछ लोगों का था कि रात में 20 लोगों के बीच में ज़मीन पे, तो अब डिस्पेंसरी में कैसी व्यवस्था, क्योंकि वो डिस्पेंसरी में थे, वहाँ के अनुसार जो भी व्यवस्था थी डिस्पेंसरी के हिसाब से वो वहाँ पे रही है। और ये इसलिए रहा क्योंकि अचानक में इमीडिएट कोई कि जेल प्रशासन भी उस चीज़ को इमीडिएट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतने लोग हैं, कहीं अलग तुरंत शिफ्टिंग नहीं हो सकती। जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद में क्या है कि 30, अब 29 का हो गया, 30 की रात का आज बता रहे कि हो सकता है डिस्पेंसरी में भी रहे हो, क्योंकि 30 की रात में अच्छा लोगों ने बड़ा सार्थक प्रयास किया है। उसके बाद में 23 तारीख रात को 11 बजे भोजन पहुंच पाया। उसका कारण लेट क्यों पहुंचा, ये जानकारी मांगने पे हुआ कि जो भी निवेदन किया गया जिसके जहाँ से भी, तो निवेदन एक जगह से पहुंचा, वहाँ से फिर आगे ऑर्डर आगे बढ़ने में, वो चीज़ होने में समय लगता है, उस चीज़ को किया गया। और 11 बजे तक जो भोजन पहुंचा है, तो 30 का ये रहा। अब 31 तारीख को रविवार छुट्टी है, 1 तारीख को 1 जून को सुबह जो याचिका लगी है वो लगी है कि बापूजी को एक तो भोजन आश्रम का मिले, दूसरा आरोग्य में उपचार, उन्हें जैसे आयुर्वेदिक उपचार की मांग रही है जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला है, उसको दोबारा जारी किया जाए, बापू का आरोग्य में उपचार की सुविधा मिल सके। ये 1 जून को ये होगी, क्योंकि कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। तो ये जो है ये वेकेशन बेंच है, ठीक है, उसमें केवल जो अर्जेंट वाले हैं वो चीज़ उसमें मतलब उसका निवेदन स्वीकार किया जाता है वेकेशन बेंच में। तो उसमें अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि हमारा जो नंबर है, जानकारी मिले 299 नंबर है, जो वेकेशन बेंच में 299 नंबर है। तो एक तो हम शुभ संकल्प कर रहे हैं, ऐसा प्रार्थना रहे कि 299 नंबर एक दिन में आ जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नंबर 299 पहुंचने में उस समय पूरा हो जाए, किसी में ज़्यादा समय लग जाए, तो 1 तारीख को ये पता चलेगा क्या चीज़ है। अब ये 1 तारीख को सिर्फ जो हमारा लगा है आरोग्यम और भोजन के लिए जो लगा है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ इसमें जो ये चीज़ आई है, जो लोगों की इस बात को लेकर नाराज़गी है वो भी उचित है, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि इसमें ये था कि जब ये जजमेंट आया, यहाँ पे जो गलती हुई है कि जजमेंट आया जो 27 तारीख को जजमेंट आया है, तो उस समय क्योंकि ये जो आरसी की टीम थी, जो जानकारी मिली मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, आरसी की टीम का था, इन्होंने वर्चुअल लिंक डाला, वर्चुअल रिक्वेस्ट थी, तो 27 तारीख को आरसी की टीम का वर्चुअल लिंक जुड़ नहीं पाया या जोड़ा नहीं गया। तो जब जजमेंट आया उस समय आरसी की जो टीम है, मतलब आरसी साहब जो वकीलों की टीम है, वो टीम वहाँ जुड़ नहीं पाई कि जो जजमेंट है उस समय वो तुरंत डिमांड कर देते, मांग करते कि भाई बापूजी को तुरंत सरेंडर करने के लिए कम से कम 1-2 हफ्ते का समय दिया जाए, क्योंकि वो एम्स में उपचार के लिए हैं। और उसमें शायद कोई जुड़ता और एम्स की बात आती सामने या उपचार की बात होती, कुछ तो शायद संभावना बन सकती थी। और दूसरी तरफ फिजिकली भी वहाँ जोधपुर में आरसी के अलावा जो दूसरी टीम है वैसा भी कोई वकील वहाँ पे उपस्थित नहीं था कि जो उस जजमेंट पे तुरंत जो है एक चीज़ की मांग कर ले, समय मांग ले बापू को वहाँ पहुँचने के लिए, और दूसरा रिव्यू पिटीशन फाइल कर सके। ठीक है, तो अगर दूसरी टीम होती तो कम से कम 2-4 हफ्ते का समय मांग लेती, भाई सरेंडर के लिए आप समय दे दो क्योंकि स्वार्थ है, ये अचानक में संभव नहीं होगा, ऐसा कुछ मांग लेती। और इसी बीच में जो समय मांगते उसके बीच में रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाता। अब रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाता तो वो क्या रिव्यू पिटीशन है, तो उसमें जानकारी मिली कि जैसे अहमदाबाद हमारे आश्रम का केस में क्या था कि जैसे अहमदाबाद आश्रम में ज़मीन आश्रम के खिलाफ में जजमेंट आया तो वहाँ पे रिव्यू पिटीशन लगा दी, रिव्यू पिटीशन दोबारा कि भाई हम जजमेंट को दोबारा से सुना जाए। अब दोबारा सुनने के बाद में नहीं हुआ, फिर रिव्यू पिटीशन लगाई और जब वहाँ से खारिज हुआ तब सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी ये चाहिए था कि जब हमें मालूम है कि बापूजी के लिए हमने एक कोर्ट ने एक बार दिया कि भाई जो आपका फैसला आएगा वो, या 1 जुलाई जो डेट मिली है बेल की, उसमें से जो भी पहले आएगा उसके अनुसार होगा, तो हमें अपना एक बैकअप तैयार रखना चाहिए था। और मैं बहुत पहले से इस चीज़ का निवेदन करता रहा हूँ कि भाई टीम चाहे आरसी की हो, चाहे आरसी भाई की टीम हो, चाहे अर्जुन भाई की टीम हो, चाहे नीता वैद की टीम हो, जितनी टीम चाहे और किसी की हो, जो भी टीम हो, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन ये ठीक नहीं रहा है पहले से। मैं अब हो सकता हो गया हूँ, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं रहा। होना ये चाहिए कि अगर एक टीम किसी तरह जुड़ नहीं पा रही तो तुरंत दूसरी टीम को कहे कि भाई आप वहाँ पहुँच जाओ, इस चीज़ को देखो। और या एक जुड़ भी रहे तो भी दूसरी टीम बैकअप में बिना वजह भी तैयार रहे कि भाई कुछ न कुछ हम वहाँ पे, बहुत सारे अपने साधक गुरु भाई वकील हैं तो कम से कम वो अपनी सेवा दे करके रहते हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा नाम का वकील होता वही इस बात को कह सकता था कि बापूजी को सरेंडर के लिए थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाए। तो ये बैकअप टीम रखनी चाहिए थी, वहाँ पे एक चूक हुई, तैयारी नहीं हो पाई, पहली चीज़। अब एक दूसरा बहुत बड़ा मतलब मेरे मन में जो पहले से इस चीज़ को मैं कहते रहा हूँ कि जब विचार होता है, कई बार बात होती है कि अब आप समझिए बापूजी की केस में सबसे बड़ी बात कि जो अपराधियों में शिल्पी और शरद का नाम आता था कि इन लोगों ने षड्यंत्र किया, बच्ची को बहकाया, उसको फुसलाया, जो भी किया करके उसे बापूजी के पास तक ले आए। लेकिन अभी कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पे, जांच के आधार पे पाया कि इन दोनों का कोई हाथ ही नहीं था, ये लोग वहाँ उसमें साबित ही नहीं, मतलब शामिल थे ही नहीं इस अपराध में। अब एक बात बताइए कि जब शिल्पी, शरद या कोई व्यक्ति अपराध में शामिल ही नहीं था, अब बापूजी ने, अब एक बात समझो, पहले क्या रहा था कि बापूजी को फ़ोन किया गया शिल्पी के द्वारा या शिल्पी के द्वारा भेजा गया, किसी ने फ़ोन किया, उनको बुलवाया, उनको बीमारी की बात कही, फिर उसके बाद में शिवा ने ले गया, मिलवाया, या शरद ने जो किया, ऐसे पूरा जाल बना के फिर बापूजी के पास बच्ची पहुंची। अब कोर्ट क्या कह रहा है, शिल्पी इसमें शामिल नहीं है, शरद शामिल नहीं, शिवा शामिल नहीं। तो जब कोई शामिल नहीं है तो क्या हवा से बात वहाँ लड़की को, परिवार को पता चली, वो उड़ के आ गए, बिना मतलब आ गए, वो सीधे आके सीधे बापूजी के कमरे में घुस गए, ऐसा होगा? जबकि वहाँ पे सगाई कार्यक्रम रहा है, आप ये देख रहे हैं, उसका 1-2 वीडियो फोटो आपने देखे कि इतनी भीड़ थी, सब कुछ था। तो जब माननीय, मतलब ये रिव्यू पिटीशन में ये बात तो बिल्कुल आनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि जो वकील कह रहे हैं कि ये चीज़ अगर पहले वहीं रिव्यू पिटीशन लग जाती कि भाई अगर ये सभी, कोई अपराधी कोई शामिल ही नहीं था तो अपराध हुआ कैसे,
आसमान से उड़ के तो कोई चिड़िया नहीं था कि गिर गया और सीधे बापूजी के रूम में घुस गया, या लड़की के माँ बाप उड़ के आए लेकर के, ऐसे तो नहीं ना। पहले तो हुआ कि भाई किसी ने फ़ोन किया, किसी ने बुलाया, किसी ने बोला बीमार है, किसी ने कहा झाड़ फूका लगवाने जाओ, बहुत कुछ कहानी हमने मीडिया में और जगह सुनी। तो ये जो सारी कहानियाँ हमने सुनी, तो ये कहानियाँ जब तक सुनी हमने, तो अब उसमें सच्चाई जब ये चीज़ आ रही है कि उसमें ये कोई भी अपराधी नहीं, तो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू कैसे अपराधी हो गए, तो रिव्यू पिटीशन में बात आएगी। और दूसरी चीज़ जहाँ पे साधकों के कहना है कि बापूजी ने अभी भी कहा कि मैंने पहले कहा कि सबको बाइज्जत बरी कराने के बाद मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। मैं कहता हूं कि ब्रह्मवाणी सत्य हो, साधकों शुभ संकल्प सत्य हो, ये चीज़ है। और बापूजी बाइज्जत बरी हो, क्योंकि 1000% झूठा केस है। मतलब कोई भी देश का बड़ा से बड़ा वकील भी इस केस को, राम मंदिर का जिन्होंने केस अभी लड़ा है, वो मतलब जितने भी भारत के टॉप मोस्ट वकील हैं, उन सब का अगर आप विचार देखें, सब कहते हैं कि भाई केस एकदम फ्रॉड है, बस केस को सही तरीके से सामने न्यायालय में रखा नहीं गया। इस चीज़ को तो कई लोगों ने बोल दिया कि केस जिस तरीके से रहना चाहिए तो उस तरीके से केस को नहीं रखा गया था। अब नहीं रखने के लिए क्या कारण है उस विषय पे नहीं जाए, क्योंकि समय बहुत बीत गया। अब एक बड़ी चीज़ और आती है, ये जब जजमेंट आया उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना था कि भाई कितना भी अच्छा वकील लग जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ जब मतलब मान लो कि प्रशासन ही सरकार खिलाफ में बैठी हो तो क्या होगा। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि 13 साल का समय हो गया, अगर हमको मालूम है कि हमारी चाबी कहीं और फंसी है, तो हम खाली मतलब लीगल, जब ये बात आ रही कि बड़े से बड़ा वकील हो कुछ भी हो और बहुत बार जजमेंट सही आएगा ही नहीं अगर मतलब प्रॉपर तरीके से सही ना हो, बाहरी प्रेशर ना बने, चाहे वो राजकीय प्रेशर हो, प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो। तो भैया जब पता ही है कि वहीं से होगा तो उस पर क्यों नहीं फोकस हुआ, उस पर क्यों नहीं काम किया गया। और जो काम कर रहे थे उनसे ये कहा गया कि भाई आप ऑथराइज नहीं हो, जो उस लेवल तक पहुँचे उनसे कहा गया कि आप इतने लेवल तक पहुँच जा रहे हो, बात कर रहे हो, आप ऑथराइज नहीं हो। हमने तो बहुत मेहनत किया, ऐसा कोई नहीं कि बड़ा चेहरा जहाँ तक नहीं पहुँचो, तो लास्ट में यही बात आई कि भाई आप ऑथराइज नहीं हो, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, डायरेक्ट बात करने वहाँ भी पहुँच गए तो आप ऑथराइज नहीं हो, पहले आपको आज्ञा लेनी चाहिए। तो भैया चलो आप जो ऑथराइज हो वो लोग पहुँच के करो, आपके यहाँ सब चीज़ आज्ञा से होती है तो आप आज्ञा लेके करो। तो 13 साल से आप क्यों बैठे हुए हो, खाली एक ही काम क्यों कर रहे हो, जब आपको मालूम यहाँ से होना नहीं या यहाँ से होना है तो 13 साल में क्यों नहीं हुआ। एक हमारे आश्रम के वक्ता हैं सम्मानी, वो एक बड़े चेहरे के पास उनको ले गए तो वो दूसरे के लिए बोले कि हमें मालूम है वो किस तरीके छूट जाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपको जब मालूम हो किस तरीके छूट जाते हैं, बार बार छूट रहे हैं, तो आप भी वैसे छुड़ा लो, तो आप मेरे पास क्यों आए हो। तो स्पष्ट बात है ना, आपको रास्ता मालूम है तो आप उस रास्ते क्यों नहीं चल रहे हो। या तो आप जाना नहीं चाह रहे या आप में सामर्थ्य नहीं है, तो या तो आप खुद करते नहीं हो, दूसरे को करने नहीं दोगे, आपके पास आज्ञाएँ बहुत आती रहती हैं। तो साधक को सही समय पे सही जानकारी मिले, वो पहली चीज़ ज़रूरी है। ओनली एडमिन करने से फ़ायदा नहीं है, अपनी बुद्धि शुद्ध रखो। दूसरी चीज़, आप एक तरफ से आपस में टाई अप करो। पहले से ही बोलते आए हैं कि आज तक बापू का केस जितने साल बिगड़ा उसका अगर कोई कहते हैं आश्रम जिम्मेदार है तो 1000% जिम्मेदार है, क्योंकि ये लीगल टीम आपस में कभी कोऑर्डिनेट करके काम किया ही नहीं इन्होंने। मैं खुद स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, अगर एक बापू जी के केस के लिए 2 टीम खड़ी है ना तो दोनों टीम का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो साधक संकल्प करें, यहाँ पे आपका अपना ही संकल्प नहीं है, हैं तो आप किस तरीके से साधक को किस तरह सेवा करो, पहले अपना संकल्प एक साथ बैठ के बिठा लो फिर करो। और नहीं तो आप सब लोग एकदम छोड़ के बापू जी पास ईमानदारी से चले जाओ, बापू हमने सब कर लिया, हमारे बस की नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं, अब हो गया। किसी नए लोगों को दायित्व दो, और दायित्व नया भी लेने आएगा तो पीछे से यहाँ तो ये भी नहीं पसंद होगा कि कोई नया आकर के कोई सही कर जाए, वहाँ पे भी दुनिया भर का परेशानी रहेगी, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए, अगर गुरु कृपा से आप करीब हैं, सेवा का दायित्व मिला, जो सेवक दायित्व मिला उसको अच्छे से निभाइए। और 1 जून को खाली जो आरोग्यम या भोजन ही नहीं, रिव्यू पिटीशन भी फाइल करिए। और ये जजमेंट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट में भी, जैसा अच्छे वकीलों का था कि सुप्रीम कोर्ट जाने के मतलब आपने जजमेंट को स्वीकार कर लिया वहाँ पे तब यहाँ आए हो, तो उससे वहाँ जाने के बजाय पहले हाई कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन लगाइए वहाँ पे,
जजमेंट के खिलाफ में जाए, यहाँ पर नहीं कुछ होता फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। बाकी हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अंदर जो व्यवस्था में होती हैं, जो लोग कह रहे हैं ऐसा ऐसा है, कोई अंदर गया है क्या ऐसा, वो चीज़ एक अलग विषय है। उनका कहना था भाई कहने के लिए लोग बहुत कहें, लेकिन हाँ, बापू रात में डिस्पेंसरी में रुके थे स्वास्थ्य के कारण से। अलग से स्पेशल सुविधा देगी, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बापू एम्स से जांच कराने के बाद गए थे, इसलिए वो डिस्पेंसरी में वहाँ उनको रोका गया था। बाकी जो भी ऐसी जानकारी आएगी वो चीज़ ठीक है सामने आपके रखेंगे। बहुत ज़्यादा अफवाहों पे मैं भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अफवाहों पर आप ध्यान दे करके आप अपने आप को दुखित द्रवित नहीं करिए, संकल्प करिए। बहुत समय बीत गया है, जो बापूजी कहते बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। और एक चीज़ होता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उनका नंबर लेके बहुत सारे लोग बार बार आप फ़ोन करेंगे, वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि बहुत फ़ोन से काम नहीं होता है, बहुत फ़ोन से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, ये एक आध फ़ोन से काम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करने वालों ने सार्थक प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको सार्थक जो परिणाम 1 जून को ज़रूर प्राप्त होगा, संतोषजनक होगा। तब तक हम शुभ संकल्प जरूर करें कि रिव्यू पिटीशन में आपकी बार सच्चाई सामने आ जाए और आपकी बार हमें कहें कि आपकी बार बापू बाहर हैं। और आपको और भी आगे जानकारी आएगी, मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। बहुत ज़्यादा वीडियो बार बार नहीं बनेगी, कुछ सार्थक वीडियो होगी ज़रूर आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धर्म जीवन को आप बहुत सारे मिलते जुलते नाम से बन गए हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि DHARMJEEVEN धर्म जीवन है, तो वो चीज़ को ध्यान रखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछना। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कोई पक्ष विपक्ष का साथ नहीं ले रहा हूँ, दुखी मैं भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। आपके प्रश्न होंगे, मैं फिर प्रयास करूँगा कि उसका जवाब जिम्मेदार लोग से पूछ के फिर आपके वीडियो में आपको जवाब दूं। ऐसा मैं सार्थक प्रयास करूँगा, मैं कर ही दूंगा, गारंटी सब नहीं बोल रहा हूँ, प्रयास करूँगा। धन्यवाद।